हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसजेड पैट्रिशियन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी मतलब सीडीपी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम फर्स्ट टू जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर चुके हैं, विच इज हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे हेरिडिटी और डेवलपमेंट को। हेरिडिटी और डेवलपमेंट का एक लेक्चर पहले लग चुका है, उसमें हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सबसे पहले हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आफ्टर दैट हमने हेरिडिटी को कंटिन्यू किया था। हेरिडिटी के बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हेरिडिटी जो पॉइंट है हमारा हेरिडिटी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं किए तो आपको जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी को। तो सबसे पहले तो हमने हेरिडिटी के कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर किए थे। हेरिडिटी में हमने बहुत कुछ पढ़ा था और थ्योरीज थी वो एक दो कवर की थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो हेरिडिटी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी, अब ये चीज तो हमें क्लियर है कि जो हेरिडिटी है वो हमें बहुत इफेक्ट करती है। मतलब कह सकते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जैसे कि हमने स्टेटमेंट किया भी था कि इन दोनों के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं है। तो जो क्वालिटीज जो डिसक्वालिटीज, मतलब अब ये जरूरी नहीं है कि हमें हेरिडिटी से सिर्फ क्वालिटीज ही मिले, वो डिसक्वालिटीज भी हो सकती हैं, गुण और अवगुण दोनों हो सकते हैं। मतलब हमें हेरिडिटी से गुण और अवगुण दोनों ही मिल सकते हैं। दैट इज नॉट कंपल्सरी के गुण ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, क्लियर, उसको गुस्सा बहुत आता है, अब ये क्या होगा, उसको गुस्सा आ रहा है तो ये कोई क्वालिटी तो है नहीं, ये क्या होगी, डिसक्वालिटी होगी। अब अगर उसके माता पिता को ज्यादा गुस्सा आता है तो इसी कारण उसको गुस्सा आता है, जिसके कारण वो हेरिडिटी से इफेक्ट हुआ है, मतलब उसमें अवगुण आया है जो कौन सा है कि उसको गुस्सा बहुत आता है। सेकेंड, अगर हम बात करें अगर उसके माता पिता गुस्से वाले नेचर के नहीं है, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा वो नहीं करते जितना उनका बच्चा करता है, तो ये कहा जा सकता है कि जो इन्वायरमेंट है वो उस बच्चे को इफेक्ट कर रहा है। मतलब माता पिता से उसका नेचर मैच नहीं हो रहा, माता पिता गुस्से वाले नेचर के नहीं है बट बच्चा ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस टाइप का है जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है और गुस्सा कर रहा है। कहने का मतलब पहले तो हमें हेरिडिटी इफेक्ट करती है, बट अगर हेरिडिटी में हम कह सकते हैं कि वो इफेक्ट नहीं कर रही है तो उसका रीजन क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी से हमें गुण और अवगुण दोनों मिलते हैं। अगर बात की जाए हमारे आईक्यू लेवल की, आईक्यू लेवल होता क्या है, इंटेलिजेंस होती है कि हम किसी के आईक्यू लेवल से जान सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका जो माइंड है वो कितना काम करता है। तो आईक्यू लेवल के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आईक्यू लेवल की अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे का आईक्यू 90 है तो इसका मतलब वो एवरेज है, ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही वो बहुत ज्यादा वीक है। क्लियर? तो आईक्यू लेवल अगर उसका 90 है, अब हो सकता है उसके माता पिता का आईक्यू लेवल ज्यादा हो, तो हो सकता है बच्चे में भी ये क्वालिटी हो सकता है ना हो। क्लियर? तो अगर क्वालिटी है तो वो हेरिडिटी से इफेक्टिव है, अगर ऑपोजिट है तो वो किससे इफेक्टिव होगा, एनवायरमेंट से इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले तो ये बात कि जो आईक्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो आईक्यू लेवल होता है, अगर आज किसी बच्चे का 7th क्लास में बच्चा है उसका आईक्यू लेवल 90 है तो इसका मतलब उसका जो आईक्यू लेवल है वो 90 ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। क्लियर? हो सकता है कि 8th क्लास में क्या हो, जैसे 7th क्लास में वो एवरेज है 90 है बट उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। क्लियर? और उसके जो साइंस में मार्क्स हैं बहुत अच्छे आते हैं, तो 8th क्लास में क्या हो गया, उसका जो साइंस में इंटरेस्ट था वो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो वैसे ही है बट जो उसके मार्क्स हैं वो कम होने लगे, तो इसलिए कहा जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल डाउन हो गया, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलने लगा कि उसका जो स्टडी के साथ रिलेशन है वो थोड़ा कम होने लगा। फिर आफ्टर दैट अगर हम बात करें उसका, हम कह सकते हैं कि स्कूल चेंज किया या कुछ ऐसा कुछ चेंज किया गया उसके एनवायरनमेंट में, या फिर उसको ट्यूशन टीचर के साथ भेजा गया, कुछ भी ऐसा, तो
उसमें क्या देखा गया कि उसका जो साइंस में मार्क्स थे वो पहले की तरह अच्छे आने लगे, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उसका स्कूल चेंज हो गया या फिर उसको ट्यूशन टीचर के पास एडमिशन दे दिया गया तो वहां पे उसका आईक्यू लेवल दोबारा बढ़ा दिया गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आईक्यू लेवल कांस्टेंट ही रहता है। आईक्यू लेवल अगर ज्यादा या कम हो रहा है तो उसमें कौन इफेक्टिव है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अगर हमारा आईक्यू लेवल बढ़ या कम रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, बट उसका जो इन्वायरमेंट है उसके कारण वो बच्चा अच्छे से अपनी जो क्वालिटीज है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जिसके कारण ये जो इम्प्रूवमेंट या कमियां हैं वो देखने को मिलती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझसे कोई आईक्यू टेस्ट मेरा लिया गया, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा आईक्यू लेवल 125 है। क्लियर? किसी और दिन लिया गया, उस दिन मेरा 130। क्लियर? अनदर डे अगर उन्होंने लिया तो मेरा आईक्यू लेवल 120 है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हर रोज आईक्यू लेवल अप डाउन हो रहा है। आईक्यू लेवल मेरा कांस्टेंट ही है, बिल्कुल सेम है, विच इज 125। बट एज ए एनवायरमेंट जो थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारा आईक्यू है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और ये हमेशा नियर अबाउट ही रहेगा। जैसे 125 मेरा कांस्टेंट है तो ये 125 के नियर ही रहेगा, जैसे 120 या 130। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जैसे हम कह सकते हैं कि माइंड को बहुत इफेक्ट करती हैं हेरिडिटी। ये क्लियरली कहा जा सकता है कि हमें जो हमारा माइंड है, हमारी जो बौद्धिक शक्ति है, जो हमारा आईक्यू लेवल है, वो मिलता कहाँ से है? हेरिडिटी से। हमें हेरिडिटी से मिलता है हमारा बौद्धिक विकास, हम कह सकते हैं जो आईक्यू पावर होती है। बट उसका विकास कैसे होता है? हम हमारे माइंड को यूज करना सीखते हैं, उससे बहुत सारे काम लेते हैं। उसका विकास कैसे होता है? उसका विकास इन्वायरमेंट की वजह से होता है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आईक्यू लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हेरिडिटी पे। बट उसका विकास कैसे होता है, बौद्धिक विकास कैसे होता है, विकास की अगर बात की जाए तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरनमेंट पे। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एक बच्चे को जिस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जाएगा वो उसी प्रकार का मतलब डिवेल्प होगा, उसका जो माइंड है बिल्कुल उसी वे से डिवेल्प होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, जैसे आप अपनी बात ले लीजिए, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आप एक टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? आप डॉक्टर क्यों नहीं बन सके, या आप लॉयर क्यों नहीं बन सके? तो ये सब क्यों है? क्योंकि आपको जो इन्वायरमेंट है वो कुछ इस टाइप का दिया गया है कि आप में क्वालिटीज हैं, आप में डॉक्टर बनने की क्वालिटीज भी हैं, बट आपका जो इन्वायरमेंट है वो इस टाइप का है कि आपकी टीचर बनने की जो क्वालिटीज है उसको डिवेल्प किया गया। क्लियर? अगर आप में आपका एनवायरनमेंट कुछ इस प्रकार का होता कि आपको डॉक्टर बनने की क्वालिटीज को भी इम्प्रूव होता, मतलब आपका एनवायरनमेंट अगर चेंज होता, डॉक्टर के लाइन में आप जाते, आपका एनवायरनमेंट कुछ उस टाइप का होता, तो आपकी जो क्वालिटीज हैं वो डॉक्टर बनने की क्वालिटीज जो आपके अंदर है वो उसको डिवेल्प करता। क्लियर? तो अगर आपका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होता कि आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो जो आपकी लॉयर बनने की क्वालिटीज है एनवायरनमेंट उसको डिवेल्प करता। तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि जो आपका विकास है वो किस टाइप का हो रहा है। क्लियर? तो चलिए ये सब कुछ हम एनवायरनमेंट में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें नेक्स्ट बॉडी स्ट्रक्चर की, बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर भी किस पे डिपेंड करता है? हमारी हेरिडिटी के ऊपर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक चाइल्ड है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा होता है? अपने माता पिता के जैसा। क्लियर? तो बॉडी स्ट्रक्चर जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारा फेस, हमारा कलर, हमारे हेयर, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हेरिडिटी के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर। मतलब उसे निर्धारित कौन करता है? हेरिडिटी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर कौन निर्धारित करता है, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट, तो हमारा आंसर होगा हेरिडिटी। बट अगर डिवेल्प की बात करें कि उसको डिवेल्प अच्छे से कौन करता है, उसका जो विकास होता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकास होता है
हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का, तो वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। अब वो कैसे? जैसे कि कोई बच्चा है, क्लियर, चाइल्ड है, उसे हम बात करें तो उसे अच्छे से पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो उसका हेल्थ है, उसका फिजिकली स्ट्रेंथ है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, उसको जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्लियर। तो अगर उसे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि उसे अच्छे से पौष्टिक आहार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अच्छे से नहीं मिल रहा, तो उसका जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो वीक देखने को मिलेगा हमें उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें। पर दूसरी साइड अगर उसी बच्चे को अच्छे से पौष्टिक आहार मिल रहा है, दूध मिल रहा है, अगर हम बात करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खा रहा है इन द फ्यूचर, तो क्या कह सकते हैं कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ वो फिट होगा, एक तरीके से अपनी फिजिकली ग्रोथ अगर हम देखें तो बहुत अच्छी होगी उसकी, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो निर्धारित करती है हेरिडिटी, बट उसका जो विकास है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सेम वे में जैसे हमने आईक्यू को पढ़ा, तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों के बिना एक पर्सन कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हमारी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी हेरिडिटी के ऊपर, और उसमें जो चेंजेस आते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ये रोल है एक तरीके से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारी लाइफ में, कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के अलावा हम कुछ भी नहीं है, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है प्रोडक्ट होता है, राइट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो जिसमें ये चीज क्लियर हो जाती है, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि हेरिडिटी ज्यादा इफेक्टिव है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि इन्वायरमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, बट ऐसा नहीं होता। दोनों में से हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का ज्यादा इफेक्ट है या फिर इन्वायरमेंट का ज्यादा इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट इक्वल पड़ता है, दोनों की इंपॉर्टेंस बिल्कुल सेम है। जितनी हमारे लिए हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हमने कुछ थ्योरीज की थी हेरिडिटी की, दो थ्योरीज या तीन थ्योरीज और हैं, पहले हम उनको कवर करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंट। ये जो कुछ पॉइंट्स किए, इससे हमारा ये डाउट क्लियर हो जाता है कि जो रोल है हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारी लाइफ में वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए थ्योरीज करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी, इससे पहले हमने दो थ्योरीज को कवर किया है। जो हमारी पहली थ्योरी थी वो थी बायोमेट्री थ्योरी, क्लियर, और जो दी थी फ्रांसिस गाल्टन ने। सेकेंड हमने मेंडलिज्म पढ़ी थी जो कि ग्रेगर मेंडल ने दी थी। और जो हमारी थर्ड थ्योरी है हेरिडिटी के लिए वो कौन सी है? लेमार्किज्म। लेमार्किज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई थ्योरी करते हैं तो हमें तीन चीजें अपने माइंड में हमेशा रखनी है, मतलब थ्योरी से रिलेटेड। वो कौन सी है? फर्स्टली थ्योरी का नेम क्या है, सेकेंडली थ्योरी का दी किसने है, थर्ड थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। तो थ्योरी का नेम क्या है? लेमार्किज्म, और थ्योरी दी किसने है? जे बी लेमार्क ने। तो इसके नाम से ही इसका जो थ्योरी का नेम है वो जुड़ा हुआ है, जैसे मेंडलिज्म जुड़ा था ग्रेगर मेंडल के नेम से, तो आप इससे उसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, तो इन्होंने किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है? इसको हम थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन, क्लियर। तो डिस्कस करते हैं इस थ्योरी में क्या बात की गई है। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो जेबी लेमार्क हैं उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि जो चेंजेस हैं वो एक पर्सन में आते हैं, एक एनिमल में आते हैं, क्लियर, कोई भी हो सकता है, एनिमल, ह्यूमन, एनीथिंग देयर, लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस कंटिन्यूसली आते रहते हैं, कंटिन्यूसली वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बट वो चेंजेस एकदम नहीं होते, वो स्लोली होते हैं, क्लियर। धीरे धीरे से चेंजेस एक जो आते रहते हैं उसकी बात की गई है। देखिए इवैल्यूएशन का मतलब भी यही है कि कंटिन्यूसली धीरे धीरे चेंज होना, इसलिए इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। अब लेमार्क ने क्या किया था, इसको एज अ स्टोरी पहले हम देखेंगे। तो लेमार्क ने कहा था कि जैसे जिराफ है, जिराफ पहले बिल्कुल हमें सबको पता है कि जो जिराफ की गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है,
तो उन्होंने कहा था कि बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, जिराफ की गर्दन बिल्कुल नॉर्मली होती थी, जैसे हॉर्स है, काव है, अनदर एनिमल्स हैं, क्लियर, हार्बीवर्स मतलब शाकाहारी हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल उनके जैसा ही जिराफ था, उनकी गर्दन लंबी नहीं थी। तो वो क्या करने लगे, पेड़ से पत्ते तोड़ के खाने लगे, जिसके कारण उनको जो अपनी गर्दन है वो ऊपर उठानी पड़ती थी पेड़ से पत्ते को तोड़ने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करने लगे, अपनी गर्दन को ऊपर उठाने लगे। तो उनमें एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगे, क्योंकि जिस मसल को हम ज्यादा यूज करते हैं उस मसल में चेंजेस आने नॉर्मल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी बिल्डर है, वो अपने मसल्स को बहुत यूज करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिम ज्वाइन करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो अपने मसल्स को यूज करता है, जो जिसके कारण उसके जो मसल्स हैं उसमें चेंजेस देखने को भी मिलते हैं। मतलब जिस मसल्स को हम ज्यादा यूज करेंगे उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जिराफ पेड़ से पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाते थे, ऊपर वाल उसको लेके जाते थे, पुश करते थे, जिसके कारण उनकी जो गर्दन है वो लंबी होने लगी, क्लियर। तो ये हो भी सकता है, क्लियरली ये हमें आज भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उनकी जो गर्दन है उसकी हाइट क्या होने लगी, लंबी होने लगी, और यही चीज उनकी जो नेक्स्ट हम कह सकते हैं पीढ़ियां, मतलब उनके जो नेक्स्ट हम उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ियां हैं उनमें देखने मिली, उनके बच्चों में यही चीज देखने मिली। पर जब इन्होंने ये चीज कही कि जो चेंजेस उस जिराफ में आए, उनकी गर्दन लंबी होने लगी, उनके मसल्स में चेंजेस आने लगे, मसल्स में चेंजेस आते हैं, जिस मसल्स को हम ज्यादा यूज करते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो चीज आगे उसके बच्चों में देखने को मिलेगी, ये चीज हम आज के टाइम में इसको बिल्कुल सही नहीं मानती। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो थ्योरी थी, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आके गलत हो जाती है कि वही चेंजेस उनके बच्चों में भी देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रूफ किया था कि ये थ्योरी गलत है वो वाइसमैन ने की थी। वाइसमैन की थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो जैसे हमने एक बॉक्सर की एग्जांपल ली थी कि वो रेगुलरली जिम ज्वाइन करते हैं, उनके मसल स्ट्रांग है, क्योंकि वो अपने मसल्स को यूज करते हैं तो उनके मसल स्ट्रांग है। इसका मतलब ये नहीं कि जो उनका बच्चा होगा वो भी मसल्स पैदा होगा, तो वो नॉर्मल होगा और उसको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो क्या हो सकता है, फिजिकली स्ट्रेंथ उसके स्ट्रांग हो सकती है, क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चेंजेस आते हैं, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिले ये जरूरी नहीं है। बट जो लैमार्किज्म है उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चेंजेस आते हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी थी क्योंकि वो अपनी मसल्स को ज्यादा यूज करते थे, अपनी गर्दन को ऊपर उठाते थे अपना फूड लेने के लिए, तो धीरे धीरे उनकी जो गर्दन है, पहले उनकी गर्दन ऐसी नहीं थी, पहले उनकी गर्दन नॉर्मल थी, उसके बाद उन्होंने अपना फूड प्राप्त करने के लिए, खाना लेने के लिए, पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने लगे, तो उनकी गर्दन की जो लंबाई है वो बढ़ गई, क्लियरली। तो इसी कारण जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी जो गर्दन है वो भी हमें देखने को मिला कि उसमें भी बहुत से चेंजेस हैं। बट ऐसा नहीं है, इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया गया है। वो प्रूफ किया है वाइसमैन ने। चलिए उनकी थ्योरी डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसे कहा है। तो लैमार्क के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यूसली भी होते हैं और स्लोली होते हैं। कंटिन्यूसली प्लस हम कह सकते हैं स्लोली, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है। बट इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया किसने, वाइसमैन ने। अब वाइसमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी, वाइसमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। पहले उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे, मतलब चूहों पे। कितनी जनरेशन तक, 21 जनरेशन तक, मतलब 21 पीढ़ियों तक, 21 पीढ़ियों तक, 21 जनरेशन तक उन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सबसे पहले 2 रैट लिए, उनकी जो पूंछ थी वो काट दी गई, क्लियर। और उनका जो बच्चा था उन्होंने देखा कि वो जब पैदा हुआ तो उसकी पूंछ थी, क्लियर। अनदर जो रैट थे, फिर उन्होंने क्या किया, इनकी भी पूंछ काट दी। ऐसे ही वो कंटिन्यूसली पूंछ काटते रहे, बट जब भी नेक्स्ट जनरेशन में वो चूहों का बच्चा होता था तो उसकी भी पूंछ देखने को मिलती थी। तो इस और ऐसा उन्होंने कब तक किया, 21 जनरेशन तक किया। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना पूंछ के जो चूहा है वो पैदा हुआ हो, क्योंकि इससे उन्होंने प्रूफ किया कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब आज के जो हम कह सकते हैं टाइम में अगर किसी में चेंजेस आते हैं
तो अगर उसके जन्म में उसके चेंजेस आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो जीन्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, वो बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं। जैसे कि हमने बॉक्सर की एग्जांपल ली थी कि अगर वो अच्छे से मसल्स, अच्छी बॉडी है उसकी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बच्चा होगा वो भी विद मसल्स पैदा होगा। तो ऐसा नहीं होता, मतलब जो जीन्स है वो चेंज नहीं होते। तो इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया गया और ये हम आज भी इसे देखने को मिलती है। मतलब हो सकता है इन दोनों की पूंछ काट दी जाए तो बिना पूंछ के जो है होंगे, बट इन दोनों का जब वो बच्चा होगा, रैट होगा नेक्स्ट, तो वो पूंछ के साथ ही पैदा होगा। क्लियर? और ये देखा भी गया 21 जनरेशन तक। और ये किसने प्रूव किया था? वाइसमैन ने। तो वाइसमैन की जो थ्योरी थी उसकी अगर हम बात करें, वो थ्योरी थी, तो इसके बाद उन्होंने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चेंजेस आ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जीन्स में भी जो चेंजेस हमें देखने को मिले। क्लियर? मतलब उसका नेक्स्ट जनरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, जो वाइसमैन ने दी थी, इसे हम कहेंगे थ्योरी ऑफ सेलोलॉजी। पंजाबी दे विच सैल विज्ञान भी तुसीं इहनूं कह सकते हो। क्लियर? इसका अगर हम अनदर नेम की बात करें, सेकेंड नेम भी कई बार एग्जाम में लिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो अनदर नेम इसका रहने वाला है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। क्लियर? तो इसी थ्योरी में उन्होंने, हम जो स्टोरी पहले देख के हटे हैं, पहले डिस्कस करके हटे हैं, वही उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि जो चेंजेस हैं वो पर्सन में हो सकते हैं, एनिमल में हो सकते हैं, वो ज्यादा यूज कर रहा है, पॉसिबल है कि उसमें चेंजेस आए, बट नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस हों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो जो थ्योरी जेबी लेमार्क ने दी थी वो बिल्कुल गलत है और उसको हम आज यूज भी नहीं करते, उसको माना भी नहीं जाता। क्लियर? तो इसकी एक और थ्योरी है, उसका ओनली नेम देखेंगे, इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, है भी और नहीं भी। तो डार्विज्म है। ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। तो इसे, इनकी जो थ्योरी थी उसका नेम था वो, सॉरी, थ्योरी किस कॉन्सेप्ट में थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी इसको कहा जाता है। सॉरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब इनका कहना था कि जो भी अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर लेता है, अब इन्वायरमेंट में रहने के लिए, जैसे समाज में रहने के लिए पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करना पड़ता है, एनिमल्स को अपना खाना ढूंढना पड़ता है। तो इन्होंने कहा था कि जो एनिमल्स, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन जो एनिमल, मोस्टली ह्यूमन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ एनिमल। तो जो एनिमल सरवाइव कर लेता है नेचर में, अपने आप को रहने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो सरवाइव कर लेता है वो डिवेल्प हो जाता है। अदरवाइज जो रह जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे जो एनिमल अपने आप फूड ढूंढने में, अपने आप को जिंदा रखने में, शिकार से बचा, मतलब जो भी उन्हें मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, जो सरवाइव कर जाता है वो रह जाता है और जो नहीं कर पाता वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है। पहले तो इन्होंने बुक लिखी। बुक कौन सी लिखी? इनकी बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। क्लियर? ये इनकी बुक थी। इनकी जो थ्योरी है उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? मतलब, और ये थ्योरी दी किसने थी? चार्ल्स डार्विन ने। और नेम क्या है? डार्विनिज्म। क्लियर? तो ये थ्योरीज थी जो हेरिडिटी से रिलेटेड थी। हेरिडिटी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी हमने कवर कर ली हैं। अब बात करें अगर इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, सबसे पहले वो देखते हैं। हेरिडिटी जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है हेरिडिटी में। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जन्म से पहले, क्लियर, तो जो जन्म से पहले हम कह सकते हैं गर्भावस्था में जो
इन्वायरमेंट माँ के लिए अच्छा होगा वही इन्वायरमेंट बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट माँ को इफेक्ट करेगा वही बच्चे को भी इफेक्ट करेगा, चाइल्ड को भी इफेक्ट करेगा। क्लियर? अगर कोई हम कह देते हैं कि कोई बुक है, वो प्रेगनेंसी टाइम अगर कोई लेडी पढ़ने में खुश है, तो इसका मतलब जो उनका बच्चा है उस पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसका हम कह सकते हैं कि बच्चे की अच्छी सेहत के लिए माँ को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट उनका है वही इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, बच्चे पे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा आईक्यू लेवल है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारी हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा नेचर हम कह सकते हैं, तो ये सब चीजें मिलती हमें कहाँ से हैं? हेरिडिटी से मिलती हैं। बट इनका जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसा मिल रहा है। क्लियर? तो जेबी वॉटसन थे, जेबी वॉटसन ने क्या कहा था कि तुम मुझे बच्चा दो और बताओ कि तुम क्या उसे बनाना चाहते हो। मैं मतलब तुम मुझे बच्चा दो, मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इन्वायरमेंट है वो इतना इफेक्टिव है कि अगर उसको जो भी हम चाहें उसमें चेंज कर सकते हैं। एक बच्चे को जो भी हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है वो दी थी जेबी वॉटसन ने। क्लियर? तो जेबी वॉटसन का कहना था कि उन्होंने कहा था कि मुझको बच्चा दो और तुम कहो तुम इसको क्या बनाना चाहते हो, मैं इसे वो बनाऊंगा। मतलब जो अगर आप इसको डॉक्टर बनाना चाहते हो तो मैं इसे ऐसा इन्वायरमेंट दूंगा कि क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अगर आप इसे टीचर बनाना चाहते हो तो इसे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि वो टीचर बनेगा। क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट थी ये भी वॉटसन की थी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर बात की जाए तो सही भी है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि क्वालिटीज जो है, क्वालिटीज सब में होती हैं। अब आप डॉक्टर नहीं है, आप टीचर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में डॉक्टर की क्वालिटीज नहीं है। आप में डॉक्टर की क्वालिटीज है, बट अगर आपको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो आपकी जे क्वालिटीज को डेवलप किया जाएगा, डेवलप होंगी, तो जिससे जो आप डॉक्टर हैं वो भी बन पा सकते थे। तो टीचर में आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको एज ए टीचर दिया गया कि आप टीचर में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, आप टीचर बनना चाहते थे। क्लियर? तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी को कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता, तो स्टडी में अगर कोई वीक है, जो स्टडी में अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके इन्वायरमेंट का इफेक्ट है या फिर उसके हेरिडिटी का इफेक्ट है। ठीक है? हेरिडिटी इतनी इफेक्ट नहीं करती। हेरिडिटी अगर वीक भी है, आईक्यू लेवल अगर जन्म के में कम भी है, तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जा सकता है कि जो उसका लेवल है वो अप हो सके। क्लियर? तो इन्वायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स लें इन्वायरमेंट के लिए, जैसे केस ऑफ रामू, या फिर हम कह सकते हैं द वोल्फ बॉय। अगर आपको नहीं याद आया तो मोगली के नाम से तो आप सभी जानते होंगे, बहुत पहले एक एनिमेशन भी था मोगली, तो उसको तो आप सभी को याद होगा कि किसकी बात की जा रही है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक इंसान का बच्चा है, वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एज अ ह्यूमन ही है, वो इंसान ही है। क्लियर? पर वो उसका जो बिहेवियर है वो किनके जैसा है? एनिमल्स के जैसा है। क्यों है? क्योंकि वो कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में रहता था। जंगल में रहता था तो वो उन एनिमल्स के साथ रहता था। उनका जो उसका जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल हम कह सकते हैं जंगल में रहने के कारण जो उसकी जो हैबिट्स थी, जो उसकी क्वालिटीज, वो दो पैर पे नहीं चलता था, वो चार मतलब अपने दो हाथ को यूज करके चार पे चलता था, जैसे एनिमल्स चलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एनवायरमेंट इतना इफेक्ट करता है कि एक ह्यूमन को एनिमल भी बना सकता है और एनिमल को ह्यूमन, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटीज हैं वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर? अब जैसे वॉल्फ बॉय था, वो अच्छे से बोल नहीं पाता था, अच्छे से हम कह सकते हैं उसको जो एनिमल्स की लैंग्वेज थी वो समझ में आती थी, वो चार पैर पे चलता था, मेरे कहने का मतलब दो हाथ और दो पैर को मिलाकर। तो उसका जो भी इन्वायरमेंट था, जैसा भी वो था, वो क्यों था? क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट था वो जंगल में रहता था, वो बचपन से ही वहां रहा था, जिसके कारण उसका जो
नेचर है, जहाँ हम कह सकते हैं कि उसकी जो आदतें हैं, उसकी हरकतें हैं, वो बिल्कुल जानवर की तरह हो गई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अनदर एग्जांपल ले अगर हम, केस ऑफ अमला एंड कमला। अब यहाँ पे दो सिस्टर्स की बात की गई है, अमला एंड कमला। ये 1920 के नियर अबाउट बात है। तो इसमें क्या हुआ था, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं JAL, वो बंगाल के जंगलों में घूमने गए थे। वहां पे उन्होंने क्या देखा, दो गर्ल्स को देखा, दो लड़कियों को देखा। तो एक जो थी ये छोटी थी, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी, 2 इयर्स, और ये जो थी वो 9 साल की थी, 9 इयर्स। तो ये दोनों बहुत छोटी थी, और ये बंगाल, हम कह सकते कि बंगाल के जो जंगल थे उसमें गुम गई थी। क्लियर। तो जब इन दोनों को वापस लाया गया, पूछा गया ये कि इनकी बच्चियां, इनके पेरेंट्स ने उनको जैसे खो गई थी तो वापस उनको अपने घर में रखा। पहले इन दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो ये देखने को मिला कि ये जो छोटी बच्ची थी अमला, वो इन्वायरमेंट का चेंज अच्छे से, मतलब हम कह सकते हैं कि उसको सहन नहीं कर पाई। मतलब इन्वायरमेंट उसका एकदम से चेंज हो गया, जिसके कारण इसकी मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। बट जो 9 इयर्स की बच्ची थी वो ठीक थी, पर उसमें भी इतने चेंजेस नहीं थे। 9 साल की उम्र में उसका जो डेवलपमेंट हुआ था 9 साल तक, तो हम कह सकते हैं कि जंगल में रहने के कारण उसकी जो सारी आदतें थी, जैसे खाना पीना चलना, ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के कारण बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। इसमें भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, और इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। मतलब इन्वायरमेंट इतना इफेक्ट करता है, इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम किस तरीके के बनते हैं, हम किस तरीके से डेवलप होते हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो इन्वायरमेंट के लिए वुड्सवर्थ का कहना है, इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट वो सारे आउटसाइड कंपोनेंट से मिलकर बनता है जो एक व्यक्ति को जन्म से ही उसको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जन्म के बाद जब उसका इन्वायरमेंट उसको मिलता है, तभी से वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो वातावरण के तत्व हैं, वो सभी उसको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जन्म से लेके मरण तक जो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को इफेक्ट करता है, वो क्या है, इन्वायरमेंट। क्लियर। और रोज का कहना है, रोज ने भी यही डेफिनेशन दी है कि इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है कब से लेके, जन्म से लेके, मतलब जन्म से लेके मरण तक जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट करता है किसको, एक पर्सन को, एक चाइल्ड को। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बिना, अगेन रिपीट कर रही हूं, हम कुछ भी नहीं है। तो हम जो भी है इन दोनों के कारण है। अगर हम में क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज जन्म से है तो उसका रीजन हेरिडिटी होगा। बट अगर हमारा विकास कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हम उसको चेंज कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन इन्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा रहा है, आप उसी तरीके से जवाब देंगे। और अगर आपसे पूछा गया है कि इसका निर्धारक कौन है, इसे निर्धारण कौन करता है, IQ लेवल निर्धारण कौन करता है, हेरिडिटी। पर उसका विकास कौन करता है, इन्वायरमेंट। बॉडी स्ट्रक्चर निर्धारण कौन करता है, हेरिडिटी। पर उसका बॉडी स्ट्रक्चर का विकास कौन करता है, इन्वायरमेंट। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कई बार कंफ्यूजन होती है, जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है, हम समझ कुछ और जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्लियर। तो जो हमारा टॉपिक है, विच इज अवर थर्ड टॉपिक, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। क्लियर। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है डिसेबिलिटीज के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि हम इसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहने वाला है आपके एमसीक्यूज के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि उसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं वो अच्छे से इंक्लूडेड हो, मतलब सारे नहीं, ज्यादातर एमसीक्यूज हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के करेंगे। बट बीच में से जैसे कुछ एमसीक्यूज लाइक
2 से 4 जब 5 हम कह सकते हैं, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को ध्यान में रख के ऐड करेंगे, ताकि आपको जो पीछे का रिवीजन है, जो हम पीछे टॉपिक्स करके आए हैं, वो आपके माइंड से स्किप ना हो, वो आपका साथ साथ में रिवीजन चलता रहे। तो एमसीक्यूज करेंगे कल हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के लिए। आफ्टर दैट हमारा 4th टॉपिक विच इज लर्निंग डिसेबिलिटीज वो स्टार्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यू करेंगे उसके साथ। क्लियर? तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, ताकि आपको अच्छे से, जैसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं तो बाकी भी कर सकें। जिसके आपको पता है कि पीएससेट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किए या फिर प्रीवियस जो टॉपिक हम कर चुके हैं वो नहीं किए, तो आप कर सकते हैं। आपको सभी के सभी सब्जेक्ट हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसका जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप्स में हम नोट्स को शेयर करते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं पीएससेट के लिए स्पेशली, और पीडीएफ्स हैं, जैसे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, वो एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं उन ग्रुप्स में। तो आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो लिंक है पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो बाकी क्लासेस हैं वो भी आपकी कंटिन्यूसली आई होप अच्छे से चल रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एमसीक्यूज के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, और कंटिन्यू करेंगे हमारे 4th टॉपिक के साथ। क्लियर? थैंक यू।